नमस्कार, स्पोर्ट्स आर के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश काम्बोज। स्पोर्ट्स आर के इस अंक में हम आपके साथ करेंगे खेल की दुनिया की बहुत सारी बातें और साथ ही बातें करेंगे अपने मेहमान के साथ भी। खेल की खबरों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट श्री हरपाल सिंह बेदी। बेदी साहब, स्पोर्ट्स आर के हिंदी संस्करण में भी आपका स्वागत। धन्यवाद। और इससे पहले कि इनके साथ बातचीत का एक सिलसिला हम शुरू करें, एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सानिया एवं डोडी की जोड़ी अमेरिकी ओपन के मिश्रित युगल से हार कर हुई बाहर। अमेरिकी ओपन से नडाल की छुट्टी, गत चैंपियन योकोविच क्वार्टर फाइनल में। फीफा विश्व कप क्वालिफायर फुटबॉल में जर्मनी और इंग्लैंड को मिली जीत। और सिक्की रेड्डी और प्रणव को ब्राजील ओपन बैडमिंटन में मिश्रित खिताब। और सबसे पहले बात करते हैं यूएस ओपन की। सानिया मिर्जा और उनके क्रोएशियाई साझीदार इवान डोडिक की जोड़ी अमेरिकी ओपन के मिश्रित युगल वर्ग के दूसरे दौर के अपने मैच में चेक गणराज्य की बारबरा क्रेजिकोवा और क्रोएशिया के मारिन द्रागांजा की जोड़ी से सीधे सेट्स में 3-6, 4-6 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। भारतीय क्रोएशियाई जोड़ी मैच में बेरंग दिखी और ये मैच महज 65 मिनट में खत्म हो गया। पहले 4 गेम में मिर्जा डोडिक की सर्विस 2 बार टूटी और पहले सेट को 3-6 से गंवाने के बाद वापसी करना लगभग असंभव हो गया। बेदी साहब, जिस तरीके से सानिया अभी खेल रही थी, लेकिन एक नए जोड़ीदार के साथ जब आप आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर बार आपका तालमेल ठीक नहीं बैठता। देखिए राजेश जी, ऐसा है कि ऐसे टूर्नामेंट्स में आपको जोड़ीदार बदलते रहते हैं। आप डेविस कप वगैरह नहीं खेलेगी जहाँ पर एक जोड़ीदार है। यहाँ पर तो प्रॉब्लम इंडिया की, वहाँ पर भी नहीं एक जोड़ीदार। डेविस कप जब आप अपनी भारत की तरफ से खेलते हैं, मैं तो ये हैरान हूँ कि अगर रियो में ये 2 खेल सकते थे, बोपन्ना और सानिया, तो यहाँ पर क्यों नहीं खेले? बिल्कुल। बोपन्ना उधर तो आपने तहलका मचा दिया कि हम ही खेलेंगे, पेस के साथ नहीं खेलेंगे, जो झगड़े करते रहे। यहाँ पर क्यों नहीं खेले भाई? आप जोड़ी बनती। दूसरा, मैं हैरान ये भी था कि लेंडर पेस और बोपन्ना क्यों नहीं डबल्स खेले? उन्होंने 18 को यहाँ पर खेलना है, फिर यहाँ पर दिल्ली में स्पेन के अगेंस्ट जी। तो आप अगर उधर खेलते, इकट्ठे खेलते, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती। हालांकि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने इस टीम को कहा जी ये बड़े एक्सपीरियंस हैं, इसलिए दोबारा कराएंगे। इन्होंने एक मैच खेला है उधर कोरिया के अगेंस्ट, वो बड़ी कमज़ोर टीम थी। एक खेला है रियो में, जहाँ पर पहले राउंड में हार गए, और अब फिर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलने जा रहे हैं स्पेन में। मगर आप यही अगर प्रैक्टिस कर लेते, यूएस ओपन में ना जीते, फिर भी तालमेल तो बनता। बिल्कुल, कम से कम आपको एक दूसरे की गेम का पता लगता है ना कि ये है। तो ये मैं समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से चल रहा है हमारे प्लेयर, और हमारे पास 2-4 प्लेयर ही रह गए। अब ये जो ये आप जिस मिक्स डबल्स की बात कर रहे हैं, इसका कितना इंपॉर्टेंस है मुझे तो नहीं पता, बट इतना ये पता है कि हमें इसलिए डिस्कस है कि भारतीय खेल रहे हैं जी, वरना मिक्स डबल्स को इतना कोई सीरियस लेता नहीं है। रियो में इसलिए लिया गया कि इसमें गोल्ड मेडल इन्वॉल्व था, और कोई भी आदमी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, वो तो है ही। मगर यहाँ पर यूएस ओपन या विंबलडन में या फ्रेंच ओपन में या ऑस्ट्रेलियन ओपन में हम बड़े खुश होते हैं कि हमने जीता, और ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। मगर इसमें इतना सीरियस नहीं है जितना कि मेन डबल्स या वुमेन डबल्स या सिंगल्स की तो है ही बात। हम ही कहते हैं, आप देखें कि ये तो हार गए, पेस साहब तो भारी हो गए। बोपन्ना मिक्स डबल में है और सानिया मिर्जा वुमेन डबल्स में है। कितना इससे आगे जा सकते हैं ये देखें आप। सानिया ने तो अपना लास्ट ईयर मार्टिना हिंगिस के साथ खेला, जो लास्ट सीजन था रियो से पहले। अब उन्होंने अपने नया जोड़ीदार लाई हैं, वो कितना आगे बढ़ेंगी, फिर कितनी तालमेल, आपने सही कहा, कितनी तालमेल बनेगी आप। बिल्कुल, क्योंकि बारबरा भी जो है वो एक नई जोड़ीदार है, नई जोड़ीदार है, मैंने वो कहा। तो वही हिंगिस के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल था, कुछ वजह होगी ये इन्होंने अपने आप को, हालांकि दोनों ने बहुत अच्छा खेला जी, नहीं करे। तो हमारा सारा इंटरेस्ट जो यूएस ओपन में अब ये है कि सानिया और बोपन्ना कितना आगे जाएंगे, और उनका जाने से कितना फ़ायदा भारतीय स्पोर्ट्स को, ये तो मैं नहीं कह सकता। इतना ज़रूर है कि यूएस ओपन में एक अच्छा मौका था लेंडर पेस और बोपन्ना को इकट्ठा खेलने का, या बोपन्ना और सानिया मिर्जा को इकट्ठा खेलने का। जैसे आप रियो से आए हैं तो उसका थोड़ा सा झलक यहाँ भी दिख जाती है कि हाँ साहब हमने क्या आगे क्या करना है, वो तो किया ही नहीं। क्योंकि जब देश के लिए खेलना है या डेविस, उसका तो शोर पड़ जाता है। मगर यहाँ पर जहाँ पर आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो इकट्ठा खेलें, तो ज़्यादा फ़ायदा ही होता, देश के लिए फ़ायदा होता, और हमारे डेविस कप के मैच के लिए फ़ायदा होता। डेविस कप का भी आपने जिक्र किया, तो वहाँ पर जब हमारे अगेंस्ट स्पेन जैसी दमदार टीम है, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ भी मुकाबला हम पेश कर पाएंगे? मैंने आपको ये कहा कि अगर ये प्रैक्टिस की होती, यहाँ पर कुछ तो होता। अब सीधा आएंगे,
यूएसए से जब आएंगे और थोड़ा सा 1-2 दिन का मैच खेलेंगे, वो भी आपका दिन। मगर अगर आपने ग्रैंड स्लैम में इकट्ठा खेला होता तो उसका मज़ा ही कुछ हो रहा, उसकी आपको इंटेंसिटी कुछ हो रहा, फिर आपकी कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन जाती, जी। आपका तालमेल बनता है। वही प्रॉब्लम ही आपने कोई कोरिया के साथ खेला, चंडीगढ़ के बाद, उसका कोई आपको तालमेल नहीं था, सीधा गए रियो, समझ नहीं आया तो हार गए। अब आप जा रहे हैं इधर यूएस ओपन में, आपने खेला नहीं, फिर आएंगे अब तो बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरा यहाँ तक कह रही ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को भी कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कैसे प्लेयर हमारे खेलेंगे, और अगर आपने टीम को खिलाना है। अब सबसे ज़्यादा नजरें होंगी साकिर मैनी पर, उसने बहुत अच्छा खेला है जी हाँ। यूएस ओपन में। तो अगर वो उसी तरीके की फॉर्म को डिस्प्ले करता है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि साहब हमें एक सिंगल्स प्लेयर मिल गया। हमारा प्रॉब्लम है सिंगल्स को तो हम भूल ही गए, और दुनिया में अब सिंगल्स का ही है दबदबा। जो अगर ग्रैंड स्लैम में डिस्कस करेंगे हम, इसके बाद स्टोरी के बाद भी करेंगे, क्योंकि सिंगल्स का मैच का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है साकिर मैनी जो जैसे खेला है यूएस ओपन के पहले में, हालांकि वो हार गया था, अगर वो उसी तरीके की फॉर्म दिखाता है तो कुछ उम्मीद बनेगी स्पेन के लेकिन बेटे अगेंस्ट होगा आपको कि नहीं नहीं। लगता कि इस अर्ली स्टेज के ऊपर मतलब जिस करियर के जिस दौर पर अभी साकेत माइनेनी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं उनके अब साथ ऐसे ज्यादती देखिए, होगी? नहीं नहीं ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि अब इसी उम्र में लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ये देखिए 16 साल में तो नडाल ने जीता था, ये अब वो जमाना चला गया जब कहते हैं ये इस 16 साल में जीते ही। जी। और आप ये भी याद रखिए कि अब भारतीय इतनी प्रैक्टिस मिलती है भारतीय को एक्सपोजर की या फॉरेन ट्रैवल की। पहले होता था कि यार लड़का तो 25 साल में बाहर जाता था एक आधे मैच, अब तो आप 16-17 साल में इधर खेलना शुरू करते। जी। तो ये उम्मीदें रखनी पड़ेंगी। अब ये सोचना कि साहब हाँ इसका ये लड़के पर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा खेला है, तो प्रेशर तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, जी। तभी तो आप टफ प्लेयर बनेंगे। बिल्कुल। आपको यू हैव टू टेक द प्रेशर कि हाँ जो मैंने उधर कर दिखाया था ये मैं कर सकता हूँ। ये कोई बहाना नहीं है कि साहब उधर अच्छा किया था, प्रेशर हो गया था, हम प्रेशर के अंदर के, फिर फायदा क्या हो। जो अगर आपने वर्ल्ड लेवल का प्लेयर बनना है तो आपको एक तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ी, और आपको प्रेशर अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अब प्रेशर को लेना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि साहब हम आप कंफर्ट जोन से निकलिए बाहर कि सर आराम से डबल्स और खेलते थे यहाँ या बल्कि कुछ। इजी हो सकता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप होम क्राउड के बीच में होंगे। नहीं होम क्राउड तो ज़्यादा कई बार आपकी मदद भी करती है ना, जी। क्राउड तो बड़ा मदद करती है। ठीक है अगर क्राउड कई बार गड़बड़ करती है मगर क्राउड बड़ी मदद करती है आपकी। तो मेरे ख्याल साकिर मैनानी को अब ये मौका मिलेगा ये प्रूव करने का कि अगर जो मैंने न्यूयॉर्क में किया वो फ्लूक नहीं था, दिल्ली में भी वैसा वैसा कर सकता हूँ। जी, तो चलिए अब यूएस ओपन के एक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। आर्थर एश स्टेडियम में चल रहे यूएस ओपन में रविवार को उस समय उलटफेर देखने को मिला जब फ्रांस के लुकास पाउली ने 2 बार के चैंपियन राफेल नडाल की छुट्टी कर दी। दूसरी ओर टॉप सीड नोवाक योकोविच ने आसान जीत के साथ अंतिम 8 में जगह बनाई। महिला वर्ग में एंजेलिक कर्बर ने अपने करियर में तीसरी बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। यूएस ओपन में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब फ्रांस के 22 साल के लुकास पाउली ने स्पेन के राफेल नडाल को हराकर मुकाबले से बाहर कर दिया। 5 सेट तक चले इस मुकाबले में पाउली ने नडाल को 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। युवा पाउली के आगे 14 ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल को शुरू से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहला सेट आसानी से खोने के बाद नडाल ने दूसरे सेट में अच्छी सर्विस और रैली से वापसी करते हुए 6-2 से जीत दर्ज की। तीसरा सेट एक बार फिर पाउली ने जीता और चौथा नडाल के नाम रहा। मुकाबला टक्कर का चल रहा था। 5वें सेट में नडाल पिछड़ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने जमकर संघर्ष किया पर मैच नहीं जीत सके। दूसरी ओर नोवाक जोकोविच ने ब्रिटेन के काइल एडमंड को आसानी से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में खेलने का अधिकार हासिल कर लिया। जोकोविच ने 6-2, 6-1, 6-4 से मैच जीता। महिला वर्ग में जर्मनी की एंजेलिक कर्बर का बेहतरीन फॉर्म जारी है। उन्होंने चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा को 6-3, 7-5 से हराया। दूसरे मैच में कैरोलिन वोजनियाकी ने अमेरिका की मेडिसिन कीज को 6-3, 6-4 से पराजित किया। और प्रोफेशनल सर्किट कितना क्रूर होता है ये पता लगता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता था, आज जिस तरीके से बाहर हुआ, वापसी करना वाकई कितना मुश्किल होता है। नहीं ये देखिए ना, एक ऐसा है कि जो दूसरे खेलते हैं, जी। हमारा यही है कि हम जैसे भारतीय हैं वो हम ओवर आउट हो जाते हैं कि साहब नडाल है। अब दूसरे जो नए लड़के हैं जो उसी फ्रांस के या यूरोप के, वो इतने ओवर आउट नहीं होते। जी। वो क्या कहते हैं हारेंगे
और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। नडाल का उनको पता था ये चोटिल है, और नडाल की वापसी बड़ी ज़बरदस्ती हुई थी। उसने फ्रेंच ओपन में रास्ते में आप खेलते खेलते छोड़ दिया था क्योंकि रिस्ट ख़राब थी। फिर उसके बाद उन्होंने कलाई की चोट में, उसके बाद वो विंबलडन में नहीं खेले। इस बार उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और ये सब उम्मीदें कर रहे थे कि लोग जीतेंगे। अब लोग कई ये भी कहते हैं कि साहब अगर नडाल हारा तो आपकी साई तो उस लड़के की लेनी चाहिए जिसने नडाल को हराया। हमदर्दी क्यों नडाल के साथ? हमदर्दी इसलिए नडाल के साथ है कि वो 14 बार का चैंपियन है, और अब क्योंकि थोड़े ही रह गए हैं, फेडरर तो बाहर ही हो गया बिल्कुल। कम से कम। अब नडाल भी स्ट्रगल ही कर रहा है, जोकोविच और मरे रह गए। ये एक ब्रीड थी 4 प्लेयरों की जिन्होंने वर्ल्ड टेनिस में बड़ा एक्साइटमेंट किया था पिछले 5-7 साल से। स्लोली अब ये खत्म हो रहे हैं, और जो अब नए प्लेयर हैं जैसे आपने पावला का जिक्र किया, ये है इसकी ने पिछली बार विंबलडन में क्वार्टर फाइनल में आया था, तो इसने प्रूव कर दिया कि जो मेरा विंबलडन का क्वार्टर फाइनल था फ्लूक नहीं था। मगर आपको वो अट्रैक्टिव प्लेयर जैसे नडाल, फेडरर, मरे या जोकोविच वैसे प्लेयर नहीं मिल रहे जो कि स्टेडियम को भर दें। तो कहीं ना कहीं लोगों के ये दुख तो हुआ होगा कि ये इतना बड़ा प्लेयर, और जैसे आपने कहा ये जो स्पोर्ट्स हुआ है बड़ी जालिम चीज़ है, ये आपको अपनी औकात दिखा देती है। ये नडाल से आज से 2 साल पहले, इंजरी से पहले बड़े बड़े कांपते थे इसके साथ खेलने वक्त। 3 साल पहले जब ये आता था इतना बेरहमी से अपने अपोनेंट को डिमोलिश करता था कि उन्होंने कईयों के कैरियर खत्म कर दिया। अगर फेडरर का डिक्लाइन या जिसको जवाल कहते हैं पतन शुरू हुआ, ये नडाल नहीं किया जब फ्रेंच ओपन में तो बुरी तरह हराया था वो। उसके बाद फेडरर 1-2 ग्रैंड स्लैम जीते मगर वो रिकवर नहीं कर सके, वो जो दिमाग में घुस गया था। मगर आज ये देखिए फेडरर नडाल को एक 24 साल का लड़के ने हराया, और वो भी उस वक्त जब फेडरर नडाल एक बार जीते रहे थे, 6 ऑल हुआ था टाई ब्रेकर में, और नडाल जैसा आदमी मिस कर जाए, नेट में फेंक दे बॉल, तो ये पता लगता है कि स्पोर्ट्स के बारे में या किसी मैच के बारे में तक कमेंट ना करें जब तक मैच खत्म ना हो जाए। कई बार आप एक्साइटमेंट में बोल देते हैं कि साहब नडाल है, बड़ा आदमी है, ये 6 पहुँच गया जीतेगा, मगर ये नहीं। जब तक लास्ट बॉल ना हो, जैसे पौला ने कहा और जैसे नडाल ने भी कहा, जब तक मैच खत्म नहीं हुआ तो तब तक मैच के बारे में कुछ ना कहें। तो ये एक अब पता नहीं नडाल इसके बाद अब जब ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होगा अगले साल कितनी वापसी करेंगे, मगर कहीं ना कहीं उनका ओरा जो है जैसे फेडरर का वो थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। ग्रेट प्लेयर हैं, मगर अब उनका जो आँख का जो डर था ना, कई बार आँख का लिहाज जिसको हम कहते हैं कि आँख का लिहाज, वो ख़त्म हो गया दूसरे प्लेयरों में। अब हर प्लेयर ये सोचता है जैसे अगर हम फेडरर को हरा सकते हैं हम नडाल को भी हरा सकते हैं। अब इसका बेताज बादशाह जोकोविच है, क्या वो अपना देखिए उन्हें बड़े पहले 2 मैच उनको हाथ में मिले, एक रिटायर हो गया, एक दूसरा दोनों रिटायर हो गए। अब जैसा तीसरा मैच है 6-2, 6-1, 6-4 से जीत गया आराम से। अब उनका मुकाबला सोंगा के साथ है क्वार्टर फाइनल, और सोंगा बड़ा खतरनाक प्लेयर है। अब अगर सोंगा जोकोविच को हरा देता तो हैरानी की बात नहीं। कोई देखिए आजकल वो पहले हम झूठ लिखते हैं अपसेट, मगर अब अपसेट होने के ज़माने खत्म हो गए, नए प्लेयर आ गए हैं, कोई प्लेयर की जगह अपनी पक्की नहीं है। तो देखिए जोकोविच क्या करता है, क्या इस बार जीतेगा, पिछले बार जीता था, क्या इस बार जीतेगा, और वो फ्रेंच ओपन की हार का कोई अपना थोड़ा सा कंपनसेट करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर ये आपने सही कहा कि स्पोर्ट्स बड़ी बेरहम है, हर आदमी को अपने औकात बता देती जी। और चलिए अब आगे बात करते हैं क्रिकेट की। सरफराज अहमद के 90 रन और शोएब मलिक के 77 रन की बदौलत पाकिस्तान ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और अंतिम वनडे मैच में 4 विकेट से सांत्वना जीत दर्ज की। पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्लीन स्वीप होने से बच गई। वनडे सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने इंग्लैंड से मिले 303 रनों के लक्ष्य को 4 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। इस तरह ये सीरीज 4-1 से इंग्लैंड के नाम रही। थोड़ा सा और क्रिकेट एक्शन। चेतेश्वर पुजारा के बेहतरीन 166 रन की बदौलत इंडिया ब्लू 4 दिवसीय दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के दूसरे दिन आज इंडिया ग्रीन के खिलाफ 707 रन बनाकर मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जा रही इस प्रतियोगिता के फाइनल में इंडिया रेड और ग्रीन के खेलने की संभावना बनती दिख रही है। Clears the rope easily. चलिए एक और बड़ा शॉट 4 रनों के लिए। और अब सॉकर की बात करते हैं। थॉमस मुलर के 2 गोल्स की बदौलत जर्मनी ने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मुकाबले में नॉर्वे को 3-0 से पराजित कर दिया।
विजेता टीम हाफ टाइम तक 2-0 से आगे चल रही थी। तीसरा गोल जोशुआ किमिच ने किया। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड ने माल्टा को एक तरफा मुकाबले में 5-1 से रौंद दिया। विजेता टीम की ओर से रॉबर्ट स्नोडग्रास ने हैट्रिक जमाई। तीसरे मैच में इंग्लैंड ने इंजरी टाइम में एडम ललाना के गोल की मदद से स्लोवाकिया को 1-0 से शिकस्त दी। और बेदी साहब, जिस तरीके से ये क्वालिफिकेशंस अब हुए हैं तो लगातार अब क्वालिफिकेशंस का सिलसिला जारी। बिल्कुल जारी अब शुरू हुआ है जी। और जर्मनी एक बार फिर बता दिया है कि वो वर्ल्ड चैंपियन ऐसे नहीं बनी। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती उन्होंने, वर्ल्ड कप। ये रियो में उनकी जूनियर टीम ओलंपिक में से 3 सीनियर प्लेयर खेलते हैं एक टीम में जी। उन्होंने फाइनल पहुंचे, फाइनल बड़ी टक्कर दी, वो पेनल्टी शूटआउट में हार गए, वो अलग बात है। और इस तरह फिर आज उन्होंने बड़ी धमाकेदार शुरुआत की है, 3-0 से जीत से शुरू की नॉर्वे से। तो जर्मनी पर नज़रें होंगी कि क्या जर्मनी वो फॉर्म जिस फॉर्म में चल रही है, आप ओलंपिक्स ले लीजिए या फ्रेंडली मैच ले लीजिए या क्वालिफायर जैसे से शुरू हुआ वो ले लीजिए, तो टीम बड़ी सेट टीम है और टीम बड़ी ज़ोरदार टीम है। और इसको ऐसा लगता है अगर इसे कंटिन्यू करते रहे और तो फिर इस बार आपको 2018 में भी जब ये रशिया में वर्ल्ड कप होगा जर्मनी प्रबल दावेदार होगी। दूसरा एक बात ये देखिए इंग्लैंड का EPL जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग सबसे महंगा प्रीमियर लीग इस बार साबित हुआ। उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियन से भी बिलियन क्रॉस कर गया, यूरो और पाउंड खर्च किए गए। मगर आप ये देखेंगे इंग्लैंड ने कभी भी आसानी से कोई मैच नहीं जीता। मैं आप इतने बड़ा EPL होने के बावजूद, इतने पैसे खर्चने के बावजूद ये टीम स्ट्रगल कर रही है और इनको हमेशा आज उन्हें बड़ी मुश्किल से स्लोवाकिया से जीता। स्लोवाकिया बहुत सख्त टीम थी, तो ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि स्लोवाकिया में ही जीत गया। अब जब वो रिटर्न मैच होगा तो शायद क्योंकि अपने घर में होगा तो वो अलग बात है, मगर अवे मैच में बड़ी मुश्किल से जीतना ये एक बताता है कि सब पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप पैसे से कितने भी प्लेयर ले आए, वो क्लब खरीदने, मगर जब आपने देश के लिए टीम बनानी है उसका मतलब भी कुछ और होता है। और उनका उनके ग्रुप में स्कॉटलैंड भी दूसरी टीम है, स्कॉटलैंड भी तगड़ी टीम है। उन्होंने माल्टा को 5-1 से हराया। और जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उनका आपस में, हालांकि स्कॉटलैंड पार्ट ऑफ ग्रेटर ब्रिटेन में आ जाता है मगर उनकी आपस में बड़ी राइवलरी है। तो इंग्लैंड के लिए अभी मुसीबतें कम नहीं हुई और अगर वो क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो बड़ी मारपीट के क्वालिफाई होते। कभी उन्होंने चैन से क्वालिफाई नहीं किया, जैसे जर्मनी आराम से जीत गया या स्कॉटलैंड जैसे जीत गया। ये कह सकते हैं स्लोवाकिया बड़ी स्ट्रांग टीम है। मगर फिर भी आपको अगर इंजरी टाइम में गोल मिला तो आप किस्मत वाले हैं, आपने शुरुआत जीत से की। मगर इंग्लैंड का लगता है जैसे इन्होंने यूरोप में कप में बड़ा ही निराशाजनक प्रदर्शन किया, अभी तक वो उससे उभरे नहीं है। तो ये जो एक गोल से जीते हैं, अगर इसको वो बना सकते हैं आगे मैचों में तो अलग बात है, वरना लगता है ऐसा कि इनको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। जी। और चलिए अब फुटबॉल एक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। DSK शिवाजियंस ने अपनी शानदार फॉर्म को बनाए रखते हुए डोरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप ए में आज आर्मी ग्रीन को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से पराजित किया। नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जीत हासिल करने के साथ विजेता टीम पूल ए में 3 मैच जीतकर चोटी पर आ गई है। पूल बी में आइजॉल फुटबॉल क्लब ने आर्मी रेड को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 1-0 से हरा दिया। ग्रुप ए में इस समय गैंगटॉक हिमालयन और इंडियन नेवी के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। और बेदी साहब, डोरंट कप में आप क्या कुछ देखते हैं जिस तरीके से? मैं कुछ ही देख रहा जी। मैं ये देख रहा हूँ कि ये दुनिया का तीसरा पुराना, हम पहले इसको कई बार कहते थे कि दूसरा पुराना है, आप पता चला नहीं तीसरा पुराना टूर्नामेंट जी। और भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। 100 साल से ज़्यादा का इतिहास है। शिमला में शुरू हुआ, फिर दिल्ली में शुरू हुआ, उसके बाद कई बार शिफ्ट हुआ, गोवा में गया, फिर अब दिल्ली में। इतना बड़ा टूर्नामेंट और उसकी ये हालत है कि हमें पूरा पता भी नहीं कब से शुरू हुआ और कितना, कोई अखबार में कोई जिक्र नहीं, थोड़ा सा किसी जगह आ जाता होगा ब्रीफ में। हमारे पास हमें ये पूरी खबर है कि रूनी कौन सा मैच खेल रहा है, किसने कितने पैसे लेके कितने $1 मिलियन में हुआ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, लीग कहाँ से हो रही है, चेल्सी जीती है कि नहीं जी। बार्सिलोना का क्या हाल है, मेसी ने गोल किया है। मगर अपने घर में दिल्ली जैसे शहर में इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसकी तो कदर की नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम टूर्नामेंट होते हैं। देखिए आप अगर इंग्लैंड के किसी टूर्नामेंट FA कप उधर होता है, वो आपको पहले बताते हैं 180 साल पुराना है, 116 साल पुराना है टूर्नामेंट, वो इतिहास को प्रिजर्व करते हैं। हमारे पास एक इतिहास है ये डूरेंट कप और इसकी हमने लेगेसी, इसने ये बहुत ही मशहूर, आपको जानते हैं दिल्ली के बहुत एक टूर्नामेंट और एक DCM,
ये तहलका मचा देते थे। और जब अगर कई बार क्रिकेट मैच भी होता था, जी। क्रिकेट मैच का मुकाबला करते ज़्यादा क्राउड इस मैच में आती थी। बिल्कुल। और जब ईस्ट बंगाल या मोहन बगान या हमने से नहीं आती तो आधा दिल्ली टूट पड़ती थी मैच देखने के लिए। और उसकी टिकट सेमीफाइनल फाइनल के लिए तो ऐसा लगता था जैसे टेस्ट से भी ज़्यादा प्राइस करती। अब आलम ये है कि आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या देख रहे हैं, और अब ये पता चले 5 मैच हो चुके हैं। सिराजिन से इसके टॉप पॉइंट 10 पॉइंट से लेके टॉप कर जी। रही है, और दूसरी तरफ से आर्मी ग्रीन भी खेल रही है और एजाल भी खेल रही है, और मैच चल रहा है। मगर टूर्नामेंट तो चलते रहते हैं और मैच हम डिस्कस करेंगे आगे जब क्वार्टर फाइनल और फाइनल शुरू होगा या नॉकआउट स्टेज पे आएगा। मगर इस टूर्नामेंट को मैं ये चाहता हूँ, इस टूर्नामेंट डिजर्व बेटर ट्रीटमेंट। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक टूर्नामेंट है। मेरे ख्याल आर्मी जो इनको चलाती है या फुटबॉल एसोसिएशन को देखना चाहिए इस टूर्नामेंट की गरिमा को बनाए रखें, इस टूर्नामेंट की प्रेस्टीज को बनाए रखें, क्योंकि इस टूर्नामेंट से मज़ा आता है। आप जब किसी टूर्नामेंट में खेलेंगे कहीं साहब, हमने पहले डूरेंट कप जीतना बहुत मायने रखा जाता जी। है, बड़ा ऐतिहासिक था। और कई बार जो टीमें जीत जाती थी अपने शहर में वापस जाती, बड़ा स्वागत होता था कि डूरेंट जीत गई हैं। डूरेंट की तरह प्रभावशाली टूर्नामेंट था। तो इस वक्त आपने जो मेरे पूछा, मैं अब आपको, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था जी। और मुझे आपको इतिहास बताना पड़ा इस टूर्नामेंट के बारे में, जबकि ये दिल्ली में हो रहा है। जी। तो मेरा जहाँ तक है, मेरी यही अपील है इनसे, अपने ऑर्गेनाइजर से और फेडरेशन से, कि इस टूर्नामेंट की गरिमा को बनाए रखें। ये एक इतिहास है, इसको प्रिजर्व करके रखना बड़ा ज़रूरी है। जी। और चलिए वुशु की बात करते हैं। भारतीय वुशु टीम ने ताइवान में संपन्न छठी एशियाई चैंपियनशिप में 9 पदक जीतकर अपनी क्षमता का बखूबी प्रदर्शन किया। भारत के एलबी चंद्र सिंह ने 56 किलोग्राम, प्रवीण कुमार ने 48 किलोग्राम और राजेंद्र सिंह ने 90 किलोग्राम में और के अरुणिमा देवी ने 60 किलोग्राम वजन वर्ग में रजत पदक हासिल किए। महिलाओं में वाईएस देवी ने 52 किलोग्राम, पूजा कादियान ने 65 किलोग्राम, विशाखा मलिक ने 70 किलोग्राम और रजनी देवी ने 75 किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक जीता। और अब बैडमिंटन की बात करते हैं। सिक्की रेड्डी और प्रणव जेरी चोपड़ा की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने कनाडा के तोबी एनजी और राशेल हॉन्ड्रिच पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके ब्राजील ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, जो उनका पहला ग्रां प्री खिताब है। विश्व में 65वें नंबर की शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने फाइनल में तोबी और राचेल की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को 37 मिनट में 21-15, 21-16 से हराया। और अब मोटोजीपी की बात करते हैं। स्पेनिश चालक मैवरिक विनाले ने अपनी तेजी और क्षमता से प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए ब्रिटिश मोटोजीपी का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनके करियर का पहला खिताब है। मोटो 2 रेस में थॉमस लूथी और मोटो 3 में दक्षिण अफ्रीका के ब्रैड बाइंडर ने अपनी तेजी के आगे किसी को नहीं आने दिया। स्पेनिश चालक मैवरिक विनालेस ने सिल्वर स्टोन में संपन्न ब्रिटिश मोटो जीपी में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से अनुभवी प्रतिद्वंद्वियों को चौंका दिया। सुजुकी टीम के विनालेस ने कड़े मुकाबले में मेजबान टीम के कैल क्रचलो को पराजित किया। विनालेस ने पोल पोजीशन से रेस की शुरुआत की और शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। इटली के महान चालक यामाहा टीम के वैलेंटिनो रोसी ने भी दम दिखाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप लीडर मार्क मार्क्वेज ने होंडा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। पिछले साल के चैंपियन यामाहा टीम के जॉर्ज लोरेंजो का प्रदर्शन फीका रहा और उन्हें 8वें स्थान से ही संतोष करना पड़ा। मोटो 2 रेस में थॉमस लूथी ने ग्रेसनी टीम के सैम लोव्स को परास्त कर मुकाबला अपने नाम किया। मोटो 3 रेस में दक्षिण अफ्रीका के ब्रैड बाइंडर ने अपनी तेजी के आगे किसी को नहीं आने दिया। वो ओवरऑल मुकाबला जीतने की होड़ में आगे चल रहे हैं। और अब बात करते हैं साइकिलिंग की। फ्रांसीसी क्रिस फ्रूम एक ही सीजन में टूर डे फ्रांस और टूर डे स्पेन खिताब पहली बार जीतने वाले एथलीट बनने की होड़ में बने हुए हैं। ये अलग बात है कि वेल्टा ऑफ स्पेन के 14वें चरण में उनका प्रदर्शन फीका रहा। जियालुमा ब्रेम्बिला ने 14वें चरण में पहला स्थान हासिल किया, जबकि कोलंबिया के नेरो क्विंटाना ने ओवरऑल मुकाबले में अपनी बढ़त बनाए रखी है। फ्रांसीसी चालक क्रिस फ्रूम 38 साल के इतिहास में एक ही सीजन में टूर द फ्रांस और टूर द स्पेन खिताब पहली बार जीतने वाले चालक बन सकते हैं, बशर्ते वो वुएल्टा ऑफ स्पेन में बाजी मार लें। 15वें चरण की रेस पूरी होने के बाद वो ओवरऑल मुकाबले में नैरो क्विंटाना के बाद
दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। पूरी रेस में फ्रूम और क्विंटाना में आगे निकलने की जबरदस्त होड़ देखने को मिली। इस बीच गियान लुका ब्रेम्बिला ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 15वें चरण में बाजी मारी। ब्रेम्बिला ने अपनी तेजी से फ्रूम को 2 मिनट 40 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। तीसरे स्थान पर कोलंबिया के जोहान ईस्टविन चावेज रहे। सोमवार को 16वें चरण में अल्केनिस से पेनिस्कोला के बीच 156 किलोमीटर की रेस के लिए सभी प्रतियोगी अपनी ताकत लगाएंगे। वुएल्टा ऑफ स्पेन का समापन 11 सितंबर को मैड्रिड में होगा। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे अपने मेहमान को, बेदी साहब, स्पोर्ट्स आवर में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सानिया एवं डोडी की जोड़ी अमेरिकी ओपन के मिश्रित युगल से हार कर हुई बाहर। अमेरिकी ओपन से नडाल की छुट्टी, गत चैंपियन योकोविच क्वार्टर फाइनल में। फीफा विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर में जर्मनी और इंग्लैंड को मिली जीत। और सिक्की रेड्डी और प्रणव को ब्राजील ओपन बैडमिंटन में मिश्रित खिताब। खेलों से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप चाहें तो हमारी साइट्स पर भी जा सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें देख सकते हैं facebook.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर। हमारा ट्विटर हैंडल है DD स्पोर्ट्स चैनल। और इसके अलावा स्पोर्ट्स आवर को और बेहतर बनाने के लिए अगर आप अपने कुछ सुझाव हमारे पास भेजना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sportshour4@gmail.com। तो स्पोर्ट्स आवर में आज का स्पोर्टिंग एक्शन इतना ही। राजेश के साथ स्पोर्ट्स आवर की पूरी दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।